से ट्रांसमिशन एड्स की रहती है। बस हो गई। एड्स की ट्रांसमिशन कैसे होगी? एड्स की ट्रांसमिशन होगी सेक्सुअल कांटेक्ट से, बाउंड से, सेम सिरिंज से, मदर टू बेबी प्लेसेंटा से, मदर टू बेबी मिल्क से। बस ये ट्रांसमिशन है। ब्लड देने, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से ये हो गई। इलाज कौन सा था? प्रोवाडा और डिस्कोवी और मेन तो बुझायो ही न था। एड्स का ट्रीटमेंट रुकोविया और एजिडोथाइमिडीन, ये फेडरल का है। एजिडोथाइमिडीन फेडरल में लिखा हुआ है। रुकोविया, हाँ। इन सबको मिला के क्या कहते हैं? ART, एंटी वायरल थेरेपी, एड्स रिलेटेड एंटी ART छा चयो हुयोसीं? एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी, हाँ ART। ओयो केॾो रटो आहे, ॾिसो था असां ई रटो लॻायो आहे। एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी ART। साउंड इंक्रीज कीअं इंक्रीज कयां? साउंड मां साउंड इहो ई आहे मुंहिंजो। हाँ भाई, एड्स के बाद क्या मैंने वायरॉइड और प्रायोन्स को पढ़ाया था? हाँ चो ना, पढ़ायो ना? नो नो, ओके ओके ओके, गोइंग टू स्टार्ट नाउ। सुने भाई, अदा आवाज शुक्र, आवाज बंद करो। आज जो मैं टॉपिक्स पढ़ा रहा हूँ वो सिलेबस में नहीं है, ठीक है, मगर पढ़ेंगे। आज वायरस हमारा पूरा है, ना हुआ तो भी पूरा है, पूरा हो गया तो भी पूरा है। कल हम पढ़ेंगे बैक्टीरिया, और कल बैक्टीरिया के वो टॉपिक्स पढ़ेंगे जो सिलेबस में है, और इंशाल्लाह अगले दिन बैक्टीरिया को पूरा करेंगे। उसके बाद एंजाइम को एक ही दिन देंगे, एक ही दिन देंगे बस। एंजाइम को एक दिन जस्ट एमसीक्यूज कराऊंगा मैं, एंजाइम को पढ़ के आना। फर्दर थर्सडे, ट्यूसडे वेडनेसडे हम पढ़ेंगे। अच्छा, आज जो ट्यूसडे है, फ्राइडे को पढ़ेंगे हम। सुनने, प्रायोन्स 29 अमाइनो एसिड की प्रोटीन है, एनिमल में डिजीज करती है, एनिमल्स में डिजीज करती है। और जो डिजीज है उनमें से एक डिजीज है इनसोमिया, नींद का न आना। दूसरी डिजीज है ट्राइजोमी। तीसरी डिजीज है अल्जाइमर। अल्जाइमर समझ रहे हैं? दिमाग के अंदर, न्यूरॉन के अंदर ये प्रोटीन स्टोर होकर न्यूरॉन को डैमेज कर देती है, न्यूरॉन खोखला बन जाता है, ब्रेन। तो इसके अंदर स्टेजेस होते हैं, मगर मेनली इसके अंदर मेमोरी शॉर्ट हो जाती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी काम नहीं करती, जिसको डिमेंशिया कहते हैं। डिमेंशिया। तो ये ब्रेन की स्ट्रक्चरल डिसऑर्डर है जो प्रायोन से होता है। प्रायोन पे आ रहा हूं मैं। ट्राइजोमी समझ रहे हैं? समझे? कितने क्रोमोसोम है? पेयर कितने? अगर ये मियोसाइट है फीमेल का या मेल का, मियोसिस करेगा मतलब जर्म सेल है, तो मियोसिस 1 करेगा। इसके अंदर क्रोमोसोम कैसे हैं? पेयर में है, अनपेयर हैं? एक पेयर बनाया मैंने होमोलॉगस। ऐसे कितने पेयर हैं? 23। हर एक क्रोमोसोम का आपके पास डीएनए कितने? 2। उस क्रोमोसोम के पास भी 2। चलो भाई, मतलब क्रोमोसोम 46 हैं, डीएनए 40 और 46 92 हैं। समझ आ रही है? चलो अब डिवीजन होगी मियोसिस 1। मियोसिस 1 के अंदर एक क्रोमोसोम इधर, एक उधर, एक क्रोमोसोम इधर आया, एक उधर। क्रोमोसोम 46 से अब कितने हो गए? पेयर्ड थे, अब क्या हो गए?
होमोलॉगस क्रोमोसोम की सेपरेशन हुई, मियोसिस को रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस हुआ, स्पिंडल फाइबर इधर से अटैच हुआ, इधर से अटैच हुआ। क्या एक क्रोमोसोम पर दो स्पिंडल फाइबर अटैच हुए? अगर होते तो क्रोमोसोम इधर से टूटता, नहीं टूटा, सारे का सारा गया है। एक क्रोमोसोम पर कितने स्पिंडल फाइबर अटैच हैं? एक। दूसरे पर भी एक, तो सारे का सारा क्रोमोसोम एक तरफ। विद सिस्टर क्रोमेटिड या विदाउट सिस्टर क्रोमेटिड? सिस्टर क्रोमेटिड की सेपरेशन हुई है या होमोलॉगस पेयरिंग की सेपरेशन हुई है? वेरी गुड, ये एमसीक्यू आ सकता है। अगर मैं बताता हूं, अगर आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन आए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से आएगा, क्रोमोसोम एंड डीएनए से आएगा, सेल की साइकिल से आएगा, जो कि आपके सिलेबस में अब है ही नहीं, आ सकता है क्योंकि ये रिलेटेड विद क्रोमोसोम डीएनए, ये रिलेटेड विद जेनेटिक्स, ये रिलेटेड विद सेल, ये रिलेटेड विद मेनी चैप्टर्स। और ये भी ये रिलेटेड विद एनिमल किंगडम, ये रिलेटेड विद प्लांट किंगडम और प्लांट। ये 4 चैप्टर भले ना हो सिलेबस में, इनको पढ़ लें भाई, इज्जत करें इनकी। होम्योस्टेसिस से बॉटनी तो सारी सिलेबस में है, फॉर्म्स एंड फंक्शन सारी बॉटनी पढ़ी हुई है, बची जूलॉजी, तो जूलॉजी को छोड़ दें, मैंने पढ़ाई है। अगर टाइम मिले तो किडनी के 1-2 लेक्चर सुन लेना। बाकी होम्योस्टेसिस मैंने पढ़ाया है, एक्सक्रीशन सब एनिमल के अंदर, एनिमल किंगडम में एक्सक्रीशन हो गई। ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट मैंने पढ़ा ली है सारी। फिशिज का आपको पता है कि कैसे, वाटर पोटेंशियल में पढ़ा है कि फिशिज मेरीन में कैसे रहती हैं और फ्रेश वाटर में कैसे रहती हैं। होम्योस्टेसिस सारा आपको आता है, अगर आप रिलैक्स होके सोचें तो सारे का सारा होम्योस्टेसिस आता है, एक्सेप्ट किडनी के। अगर टाइम मिले तो पढ़ लें किडनी को। हाँ भाई, तो ट्राइसोमी के को समझने की कोशिश कर रहे हैं, सुने। मियोसिस 1 के बाद मियोसिस 2 में एक स्पिंडल फाइबर इधर, एक इधर, एक इधर, एक उधर, तो 23 क्रोमोसोम में से एक डीएनए इधर, एक डीएनए इधर, ठीक है। तो ये कितने क्रोमोसोम हो गए? यहाँ पे 23, यहाँ पे भी 23, मगर यहाँ पे 23 विद डबल डीएनए, यहाँ पे 23 विद सिंगल डीएनए, तो ये 23 क्रोमोसोम 23 डीएनए। अगर मैं कहूं कि इनकी सेपरेशन सही हुई है तो हाँ सही हुई है। क्रोमोसोम के सिस्टर क्रोमेटिड सारे 23 के 23 सेपरेट हुए हैं, तो गेमेट बने हैं कौन से? नॉर्मल। अगर कोई एक क्रोमोसोम सेपरेट नहीं हुआ तो दोनों सिस्टर क्रोमेटिड एक ही सेल में, तो इसके पास वो सिस्टर क्रोमेटिड नहीं होंगी, क्योंकि ये वाली भी वहां पे बढ़ गई, तो हम कहेंगे ये क्रोमोसोम बन गए एबनॉर्मल। ये क्रोमोसोम कितने क्रोमोसोम का? 23 + 1 यानी 24 क्रोमोसोम का, और ये 23 - 1 यानी 22 क्रोमोसोम का गेमेट बन गया। एक क्रोमोसोम की कमी, एक क्रोमोसोम ज्यादा, ये एबनॉर्मल क्रोमोसोम है ड्यू टू द नॉन डिसजंक्शन। डिसजंक्शन मतलब सेपरेट होना, नॉन डिसजंक्शन मतलब रिमेन इकट्ठे रहना। तो डिसजंक्शन होना चाहिए या नहीं? डिसजंक्शन नॉर्मल चीज है, नॉन डिसजंक्शन गलत चीज है। यहाँ पे नॉन डिसजंक्शन हुआ, क्रोमोसोम के सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट नहीं हुए ड्यू टू द डिवीजन प्रॉब्लम। मेन स्पिंडल फाइबर, कैल्शियम वगैरह, मैग्नीशियम की कमी यूज होता है जो स्पिंडल फाइबर को खींचने में, कुल मिला के नॉन डिसजंक्शन हुई। अब एक सवाल पूछ रहा हूं, गंदम के अंदर क्रोमोसोम है थे 14, अभी हैं कितने? 42। तो अभी जो 42 बने हैं ये डिसजंक्शन की वजह से बने, नॉन डिसजंक्शन की वजह से। नॉन डिसजंक्शन कैसी? तो 7 के 7 पेयर, 14 क्रोमोसोम मतलब 7 पेयर, 7 के 7 पेयर एक साइड गए हैं, समझ आ रही है ना? तो क्रोमोसोम का पूरे का पूरा सेट बढ़ गया है। ये नॉन डिसजंक्शन प्लांट में चलती है। प्लांट में नॉन डिसजंक्शन के फायदे होते हैं, जीन डबल होते हैं, प्रोडक्टिविटी डबल होती है। एनिमल में अगर जीन डबल हो जाएंगे तो कैरेक्टर सही नहीं होंगे, इम्बैलेंस हो जाएगा। अगर एक भी क्रोमोसोम इधर उधर हो रहा है भाई, अगर मैं कहूं एक्स है, 22 ऑटोसोम है, नॉर्मल फीमेल बनेगी। अगर ये वाई आ गया तो वाई तब एक्सप्रेस करता है मेल को 100% देने में जब एक से एक होता है। अगर 2 एक्स आ जाएं तो फेमिनाइन कैरेक्टर भी एक्सप्रेस करेंगे और मेल भी, एबनॉर्मल आदमी बनेगा। एक क्रोमोसोम के इधर उधर होने से भी अनबैलेंस हो रहा है।
इन केस ऑफ एनिमल। नॉन डिसजंक्शन प्लांट में चलती है, फायदा है, एनिमल में नुकसान है। एक क्रोमोसोम पर भी अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर 40 और 40 92 क्रोमोसोम वाला आदमी पैदा हो जाए नॉन डिसजंक्शन से, तो ये आदमी होगा? बनेगा ही नहीं, तो आदमी कैसे होगा? डेवलपमेंट ही नहीं होगी, डेवलपमेंट ही नहीं होगी। यूप्लाइडी, यूप्लाइडी क्या है? पूरे का पूरा सेट का नॉन डिसजंक्शन होना। 14 क्रोमोसोम है, एक सेट में कितने? 7, दूसरे में भी एक सेट बढ़ जाए या 2 सेट बढ़ जाए। यहाँ पे एक सेट नहीं बढ़ रहा, एक क्रोमोसोम बढ़ रहा है, तो ये यूप्लाइडी नहीं है, ये एन्यूप्लाइडी है। एन्यूप्लाइडी, यूप्लाइडी मतलब नॉन डिसजंक्शन ऑफ कंप्लीट सेट, मल्टीप्लिकेशन ऑफ नॉट सिंगल क्रोमोसोम, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कंप्लीट सेट। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ऑफ 1-2 क्रोमोसोम ऑन 1-2 पेयर। तो अगर ये क्रोमोसोम, ये गैमेट कितने क्रोमोसोम वाला है? 22 ऑटोसोम और 2 सेक्स क्रोमोसोम। भाई नॉन डिसजंक्शन कितने क्रोमोसोम पर हुई है? यहाँ पे एक पर। इट में भी ये 21वां क्रोमोसोम, इट में भी ये 23वां, इट में भी कोई भी। अगर 23वें पर हुई है तो ये सेक्स ट्राइसोमी है, और अगर 21वें हुई है तो ऑटोसोमल ट्राइसोमी है। 22वें पर हुई है ऑटोसोमल ट्राइसोमी है, 10वें पर हुई है ऑटोसोमल ट्राइसोमी है, 11वें पर हुई है तो ऑटोसोमल ट्राइसोमी है। समझ आ रही है ना? ये कौन सी ट्राइसोमी है? ये वाली। एक एक्स होना चाहिए, 2 एक्स है, एक्स ज्यादा है। अच्छा, यहाँ पे ज्यादा क्रोमोसोम मेल से आया है या ज्यादा फीमेल से आया है? मेल से। वहां एक है, फीमेल से आया है। समझ आ रही है ना? मेल से। कैसे मेल से आया है? अगर वहां 2 होते, एक एक्स होता, तो कहते कि वहां 2 सेपरेट नहीं हुए, दोनों आए हैं, एक्स 2 आ गए हैं। ये एक सिस्टर क्रोमेटिड थे, अभी 2 क्रोमोसोम कहला रहे हैं। ये बात नहीं समझी आपने, इसीलिए गलत जवाब दिया ऑनलाइन वालों ने भी। वाह वाह, एक्स, हाँ अभी सही है, अभी सही है। कुल मिला के इसके पास क्रोमोसोम कितने? इसके पास कितने? अगर ये फीमेल का गैमेट इस मेल के गैमेट के साथ फर्टिलाइज करे, मेल का गैमेट नॉर्मल है एबनॉर्मल है? एक वहां है, 22 ऑटोसोम है, नॉर्मल है। टोटल 23 क्रोमोसोम हो गए। 23 और 24 ये क्रोमोसोम बन जाएंगे 47, और इसमें 44 ऑटोसोम होंगे। एक इधर का एक्स, दूसरा भी एक्स, एक इधर का वाई, ये क्रोमोसोम पड़ जाएंगे 47। हम कहेंगे 2n, यानी 40 क्रोमोसोम प्लस एक और भी है 47 क्रोमोसोम। एक और कहाँ पे ज्यादा है? 23rd पर। तो ये सेक्सुअल एलोसोमिक ट्राइसोमी है, और ये ट्राइसोमी करवाती है प्रायोन्स। अभी प्रायोन्स को पढ़ेंगे, क्या है? 2 पार्ट्स हैं, मैंने पढ़ाए थे। कुछ साइंटिस्ट कह रहे हैं कि प्रायोन्स अपने बॉडी के टूटे हुए एबनॉर्मल प्रोटीन्स हैं जो स्टोर होके नुकसान करते हैं, लाइक लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज। और कुछ साइंटिस्ट का यह मानना है कि ऐसा नहीं है भाई। 18वीं सदी में आपको ये पता नहीं था कि जेनेटिक मटेरियल कौन है। जब आपको पता चला तो भी आपको पता नहीं चला, आपने कहा प्रोटीन हेरेडिटरी मटेरियल है, क्योंकि प्रोटीन कैरेक्टर देती है, स्किन कलर, ये आंखें, ये हाइट, ये वो सारे काम प्रोटीन, एंजाइम प्रोटीन। तो प्रोटीन फिनोटाइप भी है, जीनोटाइप भी है। फिर पता चला यार प्रोटीन तो राइबोसोम पर आरएनए से बन रही है, फिर लगा आरएनए जेनेटिक मटेरियल है, आरएनए प्रोटीन को बना रहा है, प्रोटीन की इंफॉर्मेशन आरएनए के पास है। फिर जाके पता चला कि आरएनए भी डीएनए से पता चला है, फिर पता चला डीएनए भी सारा के सारा जेनेटिक मटेरियल नहीं है, उसके अंदर भी जीन्स हैं। फिर पता चला जीन्स के अंदर भी मसला है, इंट्रॉन और एक्सॉन। समझ आ रही है? काम का पार्ट और खाली पार्ट, सारे काम वाले पार्ट को मिला के कहते हैं एक सिस्ट्रॉन, एक जीन। तो कंक्लूजन पर अब जाके पहुंचे हैं 200-300 साल के अंदर। तो ये दूसरा क्लास कह रहा है ऐसा ही है। जब आपको पता नहीं था कि प्रोटीन कैसे बन रही है, आपने प्रोटीन को हेरिडिटी बना दिया। ऐसा ही वक्त है, प्रोटीन से प्रोटीन भी बनती है, प्रोटीन खुद भी हेरिडिटी मटेरियल है इन सम केसेस। प्रोटीन से प्रोटीन बनती है, प्रोटीन आरएनए से नहीं, डीएनए से नहीं। इसका कोई आरएनए नहीं होता, इसका कोई डीएनए नहीं होता।
अब ऐसा क्यों कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि देखो भाई, ऐसा जीन दिखाओ जिसके पास इंफॉर्मेशन हो 29 अमीनो एसिड की, और ये 29 अमीनो एसिड फिक्स हैं, इनकी अपनी सीक्वेंस है, ऐसा कोई बॉडी में जीन ही नहीं है। अगर टूटी हुई प्रोटीन होती तो इसकी स्ट्रक्चर कभी कैसी कभी कैसी कभी कैसी होती। इसके पास इंफॉर्मेशन है, इसके पास अपनी सीक्वेंस है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये प्रोटीन से प्रोटीन बन रही है, तभी बढ़ रही है, तभी बीमारी कर रही है। अगर टूटी है तो एक ही रहेगी, ऐसी टूटी हुई तो सेम कैसे बनेगी? ये दो क्लास के साइंटिस्ट हैं, इनका झगड़ा चल रहा है, इस पर पीएचडी हो रही है, इस पर रिसर्च हो रही है। तो ये थेरीज हैं प्रायोन्स की कि अकेली प्रोटीन एनिमल के अंदर बीमारी कर रही है। अब ये क्लियर नहीं कि प्रायोन्स प्रोटीन से बनी है या प्रोटीन बॉडी की कोई एबनॉर्मल प्रोटीन है, क्लियर अब भी नहीं है। मगर क्लासेस दो हैं, जैसे एक इवोल्यूशनिस्ट दूसरे क्रिएशनिस्ट, ऐसे यहाँ पे भी किस्सा है। दूसरा कॉन्सेप्ट है वायरॉइड। वायरॉइड अकेला आरएनए है, 220 पेयर न्यूक्लियोटाइड के हैं। अगेन ये भी कह रहे हैं भाई 220 क्यों, ऐसा आरएनए दिखाएं इतना छोटा 220 पेयर वाला। बिलियंस ऑफ द न्यूक्लियोटाइड होते हैं हमारे आरएनए में, जीन में, क्रोमोसोम में। तो यहाँ पे तो थोड़े हैं बहुत, इतने थोड़े, और स्पेसिफिक फिक्स है, अपनी सीक्वेंस है। ये आरएनए है ओनली, आरएनए के साथ प्रोटीन भी नहीं। अनकवर्ड आरएनए इज कॉल्ड एज वायरॉइड। अकेली प्रोटीन जो बीमारी करे इज कॉल्ड एज prion. Without genetic material, अकेली प्रोटीन इज कॉल्ड एज prion. Without coat, without capsid, without envelope, अकेला infecting RNA is called as वायरॉइड। तो वायरॉइड और वायरस और प्रायोन्स और वायरॉन में फर्क है। वायरस मतलब जेनेटिक मटेरियल के साथ कैप्सिड होना चाहिए, वायरॉन मतलब नई बनी हुई वायरस सेल के अंदर जो अभी नहीं बनी है। न्यूली फॉर्म्ड वायरस इज कॉल्ड एज वायरॉन, मैच्योर वायरस जो बाहर निकली है, अगले सेल पे अटैक कर रही है, घूम रही है एयर में इधर उधर, ये वायरस। और वायरॉन को ही वायरस कह रहे हैं, समझ आ रही है? बाकी वायरॉइड प्रायोन, वायरॉइड माना जाता है कि ये प्लांट के अंदर बीमारी करता है। मगर एक किस्सा है हेपेटाइटिस डी का, साइंटिस्ट कहते हैं हेपेटाइटिस डी वायरॉइड है, कुछ कहते हैं नहीं भाई ये हेपेटाइटिस बी से डी बनती है, ऐसा होता है। तो कुछ का ये मानना है कि ये वायरॉइड हेपेटाइटिस बी की मॉडिफिकेशन है। वायरॉइड कुछ नहीं है, हेपेटाइटिस बी से आरएनए बनता है। अब कैसे बनता है इसका एक्चुअल मैकेनिज्म नहीं डिस्कवर हुआ अभी तक। ये मानना है जिसको बी होती है उसको डी होती है, और डी जिसको होती है उसके अंदर वायरॉइड मिलता है। तो कुछ साइंटिस्ट कह रहे हैं ये वायरॉइड मानेंगे ही नहीं, वायरॉइड ओनली प्लांट वाले होते हैं। अब यहाँ पे तीन बातें हो गई ना, एक कह रहे हैं वायरॉइड हेपेटाइटिस बी से, मतलब वो क्लास हो गया, अपना आरएनए है या वायरस का आरएनए है। एज अ वायरॉइड अपना कुछ भी नहीं है, हेपेटाइटिस बी से बना है। मेरा ख्याल ये है कि ये ऐसे होगा वाकई, हेपेटाइटिस बी किसी और सेल में जाकर, जैसे लिवर में अटैक करती है, किसी और सेल में जाकर ये ऐसा आरएनए बना रही है। पता नहीं कैसे ऐसा बना रही है, अभी तक उस बी के दूसरे फॉर्म को देखा नहीं गया, मगर ये बॉडी में है। ठीक है, ऐसा ही होगा, देखते हैं कैसा है कैसा होगा। ये भाई दो किस्से हो गए आपके वायरॉइड और प्रायोन्स के। अभी मूविंग टू द बीमारियां। बीमारियां कौन सी हैं? एक बीमारी इज कॉल्ड एज मीजल्स, एक बीमारी इज कॉल्ड एज मम्स, और मीजल्स को मिला के कहते हैं पैरामेक्सो वायरस। नोट कर लें, मम्स और मीजल्स की फैमिली को मिला के कहते हैं पैरामेक्सो वायरस। इनके अंदर शुगर और प्रोटीन इकट्ठे होती है, इसीलिए पैरामेक्सो, मैक्सो का मतलब है ग्लाइकोप्रोटीन लगी होती है। मम्स और मीजल्स एनवेलप्ड अनएनवेलप्ड, एनवेलप्ड अनएनवेलप्ड, एनवेलप्ड, प्लस माइनस 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 स्ट्रैंड। प्लस कौन से थे? हेपेटाइटिस सी, कोरोना, येलो फीवर, ल्यूकीमिया, याद है ना? इधर ही भाई, सुने भाई, चिकनगुनिया सुनिए, चिकनगुनिया ये भी पॉजिटिव है, लिख लें, जल्दी नोट कर लें। ये आएगा नहीं एमसीक्यू क्योंकि सिलेबस में नहीं है चिकनगुनिया।
नए बुक में है मगर ये पॉजिटिव है। डेंगू पॉजिटिव है, हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव है। चलो, मीजल्स मम्स के बाद और कौन सी बीमारी? रेबीज। रेबीज किस ग्रुप में आती है? रेबडो में, रेबडो में, रेबडो रेबडो। रुबेला एंड रेबीज रेबडो में आती है। रुबेला भी पॉजिटिव है मगर फैमिली का नाम, इसकी फैमिली का नाम रुबेला, रुबेला भी पॉजिटिव है, रुबेला, मगर जिस फैमिली से ताल्लुक रखती है वो रेबीज के साथ, रेबडो से। चलो, रेबीज के बाद और बीमारी कोई? पोलियो, येलो फीवर, बस ये पढ़ें, बाकी बाद में। कौन सी हैं बाकी? एबोला के छड़े बाद में पढ़ाऊंगा। देखिए, मैं पुराने टेक्स्ट वाली डिजीज इसीलिए पढ़ा रहा हूं, एग्जामिनर का जो माइंड है वो कहीं भी जा सकता है, नए बुक के उन टॉपिक्स पर नहीं जाएगा जो पुराने में थे ही नहीं, नए में हैं और सिलेबस में नहीं है। समझ आ रही है? इबोला, चिकनगुनिया, कॉटन लीफ कर्ल डिजीज ये नहीं आएगी, हरप्स आएगी, पुराने में भी है, इधर भी है, लिख लें। हरप्स, हेपेटाइटिस, मीजल्स, फ्लू, कोल्ड। हाँ भाई, कोल्ड जो है 200 तरह के वायरस होते हैं जो अटैक करते हैं राइनो नर्व पर। राइनो नर्व एक ऐसी नर्व है जो नोज की मैसेज देती है डायरेक्ट ओल्फैक्टरी बल्ब को। सारे न्यूरॉन डायरेक्ट ब्रेन में नहीं जाते, जहां के भी न्यूरॉन है वो पीछे जाते हैं मेडुला से, मेडुला ओब्लांगेटा से, पोन्स से, मिड ब्रेन से थैलेमस को कहते हैं पहचानो भाई और भेजो हमें। रिले सेंटर है, वो कहता है भाई तुम्हें इधर जाना है, इधर जाना है, मगर राइनो नर्व इधर से सीधी जाती है, फॉलो नहीं करती ब्रेन के मैसेज के रूट को, सीधी जाती है इनटू द फ्रंटल लोब के अंदर, ओल्फैक्टरी बल्ब के अंदर। ओल्फैक्टरी बल्ब सेंस ऑफ स्मेल कंट्रोल करता है, तो इस नर्व पर वायरस अटैक करती है, स्लो करती है अटैक। और मुझे बताएं, अगर म्यूकस में यहाँ पे वायरस लगे नजल कैविटी के अंदर, फ्लू की जो वायरस है उसका नाम है इन्फ्लुएंजा, और ये नजल कैविटी के अंदर म्यूकोसा में डैमेज करती है। अब बताएं, ज्यादा कौन जल्दी रिस्पांस करेगा, इन्फ्लुएंजा को या राइनो वायरस को? इन्फ्लुएंजा को, क्योंकि म्यूकस बहुत बड़ी लेयर है, नाक की तो म्यूकस है, बीच में सेप्टम भी है और साइनस भी है। जैसे वायरस लगेगी, वायरस भी जल्दी लगेगी, म्यूकस भी, इसीलिए इसमें नाक बहता है और बड़ी तेज से बहता है, और म्यूकस पतली होती है। क्यों? क्योंकि म्यूकस जितनी निकलेगी वायरस उतनी निकलेगी, और अगर नाक नहीं प्रोड्यूस कर सकता म्यूकस तो साइनस भी हेल्प करते हैं। तो बहता हुआ नाक इज द फीचर ऑफ, न बहता हुआ नाक। क्यों नहीं बहता? क्योंकि नोज में इंफेक्शन है ही नहीं, इंफेक्शन है ऊपर। तो राइनो नर्व नोज जितनी म्यूकस प्रोड्यूस कर पाएगी नहीं, अगर करेगी भी तो नाक से बहेगी। क्यों नहीं बहेगी? क्योंकि नर्व के अंदर म्यूकस है, तो नर्व स्वेलिंग करेगी। तो भाई सर में दर्द इज द फीचर ऑफ कोल्ड। क्यों? सारा दिमाग बंद ड्यू टू द म्यूकस, नालियां पतली हैं, यहाँ पे ये बड़े बड़े रास्ते हैं, म्यूकस रुकेगी, अगर रुकेगी तो स्नीजिंग से निकालेंगे। स्नीजिंग इज द फीचर ऑफ, सॉरी स्नीजिंग इज द फीचर ऑफ। अगर नहीं निकल रही म्यूकस, थोड़ी भी चिपक रही है तो स्नीजिंग होती है, ताकि ये बड़े प्रेशर से निकल जाए। रोकना नहीं म्यूकस को, ठीक है, और इसमें निकालना नहीं। हेडेक इज द फीचर ऑफ कोल्ड, सर में दर्द इज द फीचर ऑफ, ये बात सेम हो गई, ठीक है। और आहिस्ता आहिस्ता होने वाला जुकाम जल्दी में डायरेक्ट 2 मिनट में होगा,
2 मिनट में नाक बहेगा, और ये स्लो होगा, 3 दिन में होगा, 3 दिन में जाएगा। इम्यूनिटी है फ्लू और कोल्ड के लिए या नहीं है, मगर 3 दिन लगाती है। ठीक है, इम्यूनिटी है। वायरस से हम जीत जाते हैं, पहचानेंगे, देखेंगे, बनाएंगे, देन बॉडी काम करेगी। तो भाई ये फर्क है इन दोनों के अंदर। और हर्ब्स के 2 क्लास हैं, एक क्लास है ओरल हर्ब्स, दूसरा क्लास है क्या कहते हैं, जेनिटल हर्ब्स। जेनिटल ये ओरल हर्ब्स माउथ के अंदर जो लाइनिंग है वहां पे ब्लिस्टर बनते हैं, बुलबुले बनते हैं, फट जाते हैं, स्किन रैशेज कर जाती है, और रिकॉर्ड हो रहा है। और ओरल हर्ब्स में खाने पीने में प्रॉब्लम होता है। जेनिटल हर्ब्स, ये ओरल हर्ब्स खाने से पीने से वायरस बॉडी के अंदर इंटर होती है, और थोड़ा बहुत फीवर वगैरह होता है, टेस्ट वगैरह खराब हो जाती है मुंह की। जेनिटल हर्ब्स यूरिनरी ट्रैक्ट, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के सारे ट्यूब है मेल फीमेल के, उनके अंदर ये बीमारी होती है। तो उनके अंदर जो म्यूकोसा होती है, अंदर वाली लाइनिंग, उसको ये खराश देते हैं, उसको ये जैसे माउथ के अंदर ब्लिस्टर, वैसे यहाँ पे। तो अगर जेनिटल हर्ब्स है तो ये सेक्स के थ्रू ट्रांसफर होगी, एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर की, और स्पर्म के साथ, मेल गैमेट के साथ, फीमेल टू मेल, मेल टू फीमेल, ये जेनिटल हर्ब्स। ठीक है, और यूरिन करने में पेन सेंसेशन होगा, इचिंग, पेन सेंसेशन, बर्निंग होगा, थोड़ा यूरिन बनेगा, देन यूरिनेशन की नीड होगी, क्योंकि जो ट्यूब है वो सही नहीं है। ठीक है, ज्यादा यूरिन होगा तो ज्यादा प्रेशर होगा, फटे हुए ट्यूब हैं, टूटे हुए हैं, लाइनिंग उनकी टूटी हुई है, जब यूरिन पास होगा तो जो बर्निंग सेंसेशन होगी, शोर होगा। सुने भाई, हेपाटाइटिस, हेपाटाइटिस किसकी बीमारी है, लिवर की। लिवर क्या करता है, इन्फ्लामेशन करता है। हेपाटाइटिस कौन सी होती है, ए भी होती है, बी भी होती है, सी भी होती है। इन्फ्लामेशन ज्यादातर बी में होती है, कम से कम सी में होती है। इन्फ्लामेशन सबसे ज्यादा बी में होती है, सबसे कम सी में। सी में लिवर सुकड़ जाता है, बी में फूल जाता है। बी की वजह से लिवर फट सकता है, मुंह से ब्लड आ सकती है। मुंह से ब्लड आना इज कॉल्ड एज स्पॉटम। स्पॉटम इज द फीचर ऑफ मेनली, जनरली आपके बुक में जनरल लिखा हुआ है कि इन्फ्लामेशन होगी। कौन सी हेपेटाइटिस में, ये नहीं लिखा हुआ। इन्फ्लामेशन होगी, स्पॉटम होगा, वोमिटिंग होगी। पता है वोमिटिंग क्यों होगी, लिवर काम नहीं कर रहा। जब लिवर काम नहीं कर रहा तो मुझे बताएं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज बॉडी में सारी सही चल रही है, सारी बॉडी को फूड ट्रांसपोर्ट लिवर करता है, सारी बॉडी को उतना फूड, उतनी ऑक्सीजन, उतने मिनरल नहीं मिलेंगे। जब नहीं मिलेंगे, सारी बॉडी सही से काम नहीं करेगी, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी या नहीं, मसल ज्यादा काम करेंगी या कम, फटीग रहेगी। समझ आ रही है? तो फटीग इज द फीचर ऑफ पेन, लैक्टिक एसिड बनना मसल के अंदर, वीकनेस रहना, लेजीनेस रहना, काम ना करना, आलस रहना, इज द फीचर ऑफ हेपेटाइटिस। अच्छा, वोमिटिंग क्यों होती है? जब बॉडी ने कह दिया भाई हम यूज नहीं करेंगे खाना, तो आप खाएंगे कैसे? जब बॉडी ने कहा हम काम नहीं कर सकते, लिवर हमें सपोर्ट नहीं कर रहा, तो आपका खाना जितना खाते थे उतना नहीं खा पाएंगे। समझ आ रही है ना? तो अगर कम खाएंगे मतलब लॉस ऑफ एपेटाइट। अगर लॉस ऑफ एपेटाइट के बावजूद आप खाएंगे, लॉस ऑफ एपेटाइट इज द फीचर ऑफ, लॉस ऑफ एपेटाइट, खाना नहीं खाया जाएगा। अगर खाएंगे तो वोमिटिंग होगी। समझ आ रही है ना? अगर ज्यादा खाएंगे तो, हैवी फूड खाएंगे तो वोमिटिंग आएगी। तो भाई ये फीचर्स हैं। अब हेपेटाइटिस कैसे ट्रांसमिट होती है? ओरल रूट से, एनल रूट से, स्पेशली ये हेपेटाइटिस ए ओरल एंड एनल से हेपेटाइटिस, सेक्सुअल कांटेक्ट से स्पेशली हेपेटाइटिस बी। मगर सेक्सुअल कांटेक्ट से हेपेटाइटिस ए, इंजेक्शन से, ब्लड से, सी, ए नहीं, सी, ए ओरल एंड एनल से होती है। ठीक है, और ओपनिंग्स जितनी बॉडी में टीयर्स हैं, जितनी बॉडी से ओपनिंग्स हैं, उनसे ए होती है। हेपेटाइटिस बी और सी सेक्सुअल कांटेक्ट से, इंजेक्शन से, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से,
और उसके अलावा मदर टू बेबी थ्रो प्लेसेंटा थ्रो मिल्क पोलियो वायरस। मदर टू बेबी जाती है प्लेसेंटा से। हाँ, पोलियो वायरस मदर टू बेबी जाती है। नो, किसने कहा नो? सुने भाई, फेशियल और हाँ, बाय ब्लड, हेपेटाइटिस डी बाय सीरम, थायराइड और ब्लड जाएगी सर। चलो, अच्छा, हेपेटाइटिस बी कन्वर्ट होती है डी में, ठीक है। तो डी ये आरएनए वायरस है, ये डीएनए है, ये आरएनए है, और ये वायरस तो नहीं है, बाकी कंसीडर कर सकते हैं वायरॉइड में। उसमें भी एक्सेप्शन है कि एनिमल है, एनिमल में वायरॉइड बीमारी नहीं कर सकती। ये हेपेटाइटिस हो गई। हेपेटाइटिस के बाद फोटो कटो तो कटो हे मैं थोड़ा मिटाएंगे मां चलो छरियो भला हलायो त कम के मीजल्स उर्डी जिंदगी में एक बार होती है। मीजल्स मुंह से एंटर होती है और जाके अंदर जो विसरल ऑर्गन है उन पर अटैक करती है। अटैक करने के बाद बॉडी के अंदर हीट जनरेट हो जाती है और हीट को लॉस करने के लिए स्किन फटती है। स्किन पर ब्लिस्टर्स निकलते हैं। इज द मेन सिम्टम ऑफ मीजल्स। ब्लिस्टर्स, रेड ब्लिस्टर्स, रेड स्पॉट, रेड दाने निकलेंगे। 7 दिन तक निकलते रहेंगे, निकलते रहेंगे, निकलते रहेंगे। मतलब ये वायरस स्लो है, जल्दी में बीमारी नहीं कर रही, 7 दिन तक बीमारी कर रही। हमारे पास इम्यूनिटी है, मगर 7 दिन तक हम वायरस का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। इट मीन हमारी इम्यूनिटी इसके लिए स्लो है, हमारे इम्यूनिटी से ये फास्ट है। समझ आ रही है? इम्यूनिटी है हमारे पास मगर स्लो है, इसको मार देंगे मगर देर। तो पहले 7 दिन ये बीमारी हो रही है तेजी से। बुखार 105 पर, 105 पर बुखार रहता है, रेड दाने निकलते हैं पहले 7 दिनों में। जब दूसरे 7 दिन स्टार्ट होंगे ये रेड दाने व्हाइट में कन्वर्ट होंगे, मुरझा जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, फटेंगे, बुखार कम होता जाएगा। 14 दिन में आदमी ओके। मतलब एक बार हुई, अगली बार अगर मीजल्स को पानी में मिला के पी लें तो भी मीजल्स नहीं होगी। क्यों? इम्यूनिटी बनी हुई है। पहले वायरस को देखा, समझा, एंटीजन को पढ़ा, इम्यूनिटी बनाई, 7 दिन लग गए। अभी बनी हुई है इम्यूनिटी, जैसे आएगी मीजल्स। चलो भाई, मतलब असांखे बि थींदी, हलाकंदो न थींदी। अब हिकु दफ़ो त थींदी आहे, नंढपण में थी हूंदी, घर वारनि खां पुछिजो, तव्हांखे यादि न हूंदो, 2 साल जा हूंदव, मीजल्स थी हूंदी, हलाकंदो न थी हूंदी, हलाकंदो अॻिते बि न थींदी। हिकिड़ो माण्हू तक़रीबन 50 या 48 साल जो सुबुह जो तड़ करे थधो पाणी पीतो, पाणी पीअंदे या राति जो उल्टी आई, जीअं खणी आया, चयो जिगर फाटी पियो आहे, इहो कीअं? अब हेपेटाइटिस बी होगी उसको, जब उसका लिवर फट गया है ना, हेपेटाइटिस बी होगी, पता ही नहीं होगा, उसमें टेस्ट नहीं करवाए होंगे। पानी पीने से लिवर थोड़ी फटता है, ठंडा पानी पीने से। लिवर का कोई लिवर का वो होगा, ट्यूमर होगा जिसने लिवर को फटाया है, ब्लड का क्लॉट बना होगा। ज्यादा अल्कोहल पीता होगा, वेरी गुड। अल्कोहल, शराब, ज्यादा शराब पीने से लिवर क्यों डैमेज होता है? समझायो ना? फिर स्पेसिफिक पॉइंट ते पहुंचो ना यार, जेका मां पुछण चाहियां थो। सही तो चई डिटॉक्सिफिकेशन, हाणे थोरो अञा स्पेसिफिक वञ। पराक्सीडेज, पराक्सीज़ोम, पराक्सीज़ोम कहता है यार इतना शराब पीना था आपने, मुझे इतनी कैपेसिटी और आप इतना पी रहे हैं। एक दिन, दूसरा दिन, 1 साल, 2 साल, 4 साल, ये सारी कैपेसिटी खत्म। भाई आपकी स्किन 100 बार टूट जाए बनती है, और कुछ ऐसे सेल होते हैं 50 बार डिवीजन करते हैं, कुछ 100 बार, कुछ 1 बार।
तो पेरोक्सिसोम की कैपेसिटी होती है काम करने की, जब आप उसे ओवर काम लेंगे फट जाएगा। तो लिवर पेरोक्सिसोम के काम ना करने से, अल्कोहल के ज्यादा स्टोर होने से फट जाएगा। पानी पीने से ब्लड आई, ब्लड में भी स्टमक से आई। अब ये देखना है ब्लड पतली थी तो स्टमक से आई, और अगर ब्लड के अंदर ऐसे ऐसे ब्लिस्टर से दानों के फॉर्म में आई तो ये लिवर से आई है। और डार्क कलर की थी, बिल्कुल डार्क काली तरह, और दाने तो जमी हुई तो ये लिवर से आई है। अगर पतली है पानी की तरह तो ये स्टमक से आई है। तो इसको स्टमक में वो हो गया होगा क्या, बड़ा होशियार हो, भला डॉक्टर थी इंशाल्लाह। सही था। जो अल्सर से परफोरेशन हो गई तो एसिडिटी स्टमक की सारी बॉडी कैविटी में गई, सारे बॉडी के ऑर्गन जल गए एसिडिटी से। एसिडिटी इज प्रोटेक्टेड बाय द म्यूकोसा के अलावा और कौन सह सकता है एसिडिटी को। अगर आपका ड्यूटीनम फट जाए तो सारे ऑर्गन एक दिन में जल जाते हैं, फौरन ऑपरेशन किया जाता है उस परफोरेशन को रोकने के लिए। मालिक तांगे डॉक्टर कंदो सुठो। मम्स क्या होता है भाई, थ्रोट की स्वेलिंग हो जाती है जस्ट ग्लोटिस के सामने, ग्लोटिस के इतना यानी खतरनाक नहीं है ये, कुछ भी नहीं करती, खाली स्वेलिंग करवाती है, मगर स्वेलिंग करने वाला एरिया खतरनाक है। इसी वजह से सांस लेना, अगर किसी को 12 बजे रात को ये स्वेलिंग हो जाए और 1 बजे तक उसको हॉस्पिटल ना ले जाया जाए तो ये ग्लोटिस बंद 1 घंटे में ग्लोटिस बंद कर देती है, इतनी स्वेलिंग होती है। तो इसका इलाज ये है कि इसको ऐसी इंजेक्शन लगाई जाए कि स्वेलिंग जबरदस्ती बंद हो जाए। जो सेल चिल्ला रहे हैं ब्लड भेजो, उसको बंद किया जाए। प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोडक्शन ओवर होती है यहाँ से, तो ब्लड ज्यादा आती है तो स्वेलिंग होती है। तो डेंजिन डीएस टेबलेट खिलाएं या कोई इंजेक्शन लगवाएं या कोई भी ग्रुप जो एंटी स्वेलिंग हो वो खिला लें, एंटी इंफ्लामेटरी हो वो खिला लें। तो 2, 3, 4, 5 घंटे के अंदर बॉडी हमारी मम्स वायरस को खत्म कर देगी और स्वेलिंग फिर बाद में खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। चलो भाई, मतलब डेथ हो सकती है। रेबीज एक ऐसी वायरस है जो डोमेस्टिक एनिमल के अंदर होती है और उन डोमेस्टिक एनिमल को हाइड्रोफोबिया करती है। ब्रेन के अंदर ये साइकोमोटर रीजन को अफेक्ट करती है। साइकोमोटर रीजन को अफेक्ट करने के बाद आदमी या एनिमल ये पानी नहीं पी सकता, पानी यूज नहीं कर सकता, पानी देख नहीं सकता, पानी से हेट हो जाती है, जिसको कहते हैं हाइड्रोफोबिया और इनकम्प्लीट लॉस ऑफ एपिटाइट खत्म, ना खाना ना पानी। फिर ये आदमी पागल की तरह, एनिमल पागल की तरह हो जाएगा, बाइट करता रहेगा बाकी लोगों को, बाकी एनिमल्स को। तो रेबीज कहाँ पे आ रही है, बाइट करने वाले के सलीवा से जिसको बाइट हो रही है उसके ब्लड में। जब तक सलीवा और ब्लड मिक्स नहीं होते तब तक ये आपके हमारे एनिमल के ब्लड में नहीं जा सकती। ब्लड में नहीं आएगी तो ब्रेन तक नहीं पहुंचेगी, ब्रेन तक नहीं पहुंचेगी तो साइकोमोटर साइट ऑफ अटैचमेंट नहीं मिलेगी। हाँ, ब्लड से ब्रेन तक पहुंचने में 1 दिन, 1 महीना, 1 साल, 10 साल भी लग सकते हैं। जब तक ब्रेन तक नहीं पहुंचती रेबीज नहीं है। रेबीज सब कहेंगे जब हमारे बॉडी पर अटैक करे, साइट ऑफ अटैचमेंट मिले। ठीक हो गया। तो अगर डॉग, कोई रेबीज वाला डॉग किसी दूसरे एनिमल को खा जाए और खाने से उसके दांत जो हैं स्किन को ना तोड़ सकें, ब्लड को ना निकाल सकें, सलीवा सारे का सारा डाल दे स्किन के ऊपर, बताएं रेबीज होगी अगले को? नहीं होगी। जब तक ब्लड नहीं निकलती तब तक रेबीज नहीं होगी। इन्फेक्टेड पर्सन बार्किंग करता है, हाँ बार्किंग करता है, वो डिपेंड करता है कि डॉग ने उसको बाइट किया है तो डॉग के फीचर आ जाते हैं। ठीक है, ये बड़ी खतरनाक सिचुएशन होती है बहुत, और इसका कोई इलाज नहीं है। कब? सिम्टम आने के बाद, ब्रेन पर अटैक करने के बाद। वैक्सीन कर सकते हैं, वैक्सीन 100% काम करती है प्री सिम्टम स्टेज में। मतलब जब वायरस ब्लड के अंदर बह रही होती है तो साइट ऑफ अटैचमेंट नहीं मिली, मतलब इसको ब्लड में मार सकते हैं। चलो पोलियो, कहाँ की बीमारी है पोलियो?
कौन सी लिम्स की? अपर भी लोअर भी, मगर मेनली लोअर। ये वायरस ऐसी वायरस है जैसे मीजल्स। हाँ भाई, मीजल कैसे है? मीजल के पास हमारी इम्यूनिटी है ना, मीजल के पास, मीजल के लिए इसके पास, इसके लिए भी है, मगर ये फास्ट है मीजल की तरह और हमारी इम्यूनिटी स्लो है। अब कहते हैं पोलियो का पोस्ट वैक्सीनेशन नहीं होता, वजह क्या है? नहीं, ये वजह नहीं है कि फास्ट है, वैसे सही है, ठीक है, मगर वेरी स्पेसिफिक बताऊं ना, कॉन्सेप्ट क्लियर करूं ना, तो बात ये है कि भाई पोलियो वायरस ने जाकर न्यूरॉन को तोड़ दिया। अब न्यूरॉन दोबारा बनने वाला, आप अपनी बॉडी से पोलियो वायरस को मार सकते हैं, तोड़ सकते हैं। उसका क्या फायदा जब पोलियो वायरस ने अपना काम कर लिया है, न्यूरॉन तोड़ दिया है, न्यूरॉन टूट गया, आप पोलियो को मार के क्या करेंगे? और कहीं तो बीमारी करेगी नहीं, इसको उसने जो करना था वो कर गई, आपसे फास्ट है, ठीक है। अब अगर पोलियो को मार भी दें, न्यूरॉन तो दोबारा अटैक नहीं होगा, न्यूरॉन दोबारा जिंदा तो नहीं होगा, दोबारा डिवाइड तो नहीं होगा, तो पोलियो हो गई तो हो गई, जिंदगी भर कोई इलाज नहीं है। इसीलिए बाकी हाँ, पहले वैक्सीन है, छोटा बच्चा जैसे पैदा हो, वायरस का गोश्त समझ रहे हैं, अंदर से सब कुछ निकाल के, मतलब डीएनए आरएनए निकाल के मेम्ब्रेन वायरस की बच्चे को पिलाएंगे या लगाएंगे, इंट्रामस्क्यूलर या ओरल वैक्सीन देंगे या एंटीजन देंगे, वायरस के देंगे। बच्चे के इम्यून सिस्टम कहेंगे कौन आ गया? पोलियो वायरस आ गया। तो बच्चे की इम्यूनिटी पोलियो वायरस को क्या करेगी? मारेगी, तोड़ेगी, मरे हुए को मार के इम्यूनिटी बना लेगी। जब बच्चा बड़ा हो जाएगा, सच में जब पोलियो वायरस आएगी तो इम्यूनिटी बनी हुई है, पहले ही फायर से इम्यूनिटी काम करेगी और पोलियो वायरस है गॉन, पोलियो नहीं होगा। मोटर न्यूरॉन को अफेक्ट करती है, मोटर को, सेंसरी को नहीं। कैसे पता चले कि पोलियो अफेक्ट हो गया है? पता चलेगा कि लिम्स काम करना कम हो रही है, पैरालाइज हो रही है, पेन हो रहा है, चलो 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 पैरालाइज, हाथ भी पाँव भी सूखे पड़ जाएंगे। दिमाग और ब्रेन का कनेक्शन रहेगा? दिमाग और लिम्स का कनेक्शन रहेगा? नहीं रहेगा ना, न्यूरॉन कट चुका है, कनेक्शन कट चुका है, कैसे रहेगा? तो सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, ये वो लेना देना खत्म, सब कुछ खत्म, तो लिम्स भी खत्म, पैरालाइज। हाँ भाई, येलो फीवर, येलो कलर का फीवर नहीं होता, ये आरबीसी पर अटैक करता है, आरबीसी के अटैक करने से हेमोग्लोबिन और बाइल पिगमेंट ब्लड में बढ़ जाती हैं, उनकी वजह से जंडिस हो जाती है, 105 डिग्री पर बुखार होता है, येलो बॉडी हो जाती है, पीली पड़ जाती है, आंखें भी, बॉडी भी, ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ हेमोग्लोबिन एंड बाइल पिगमेंट इन द ब्लड, दैट्स व्हाई हम कहते हैं येलो फीवर। इंसेफ्लाइटिस, दिमाग के ऊपर अटैक है, इसका वायरस का, छोटी एज में होता है, इंसेफ्लाइटिस की वजह से ब्रेन की डेवलपमेंट कम हो जाती है और आदमी मस्त मलंग बन जाता है, मेंटल रिटार्डेशन हो जाती है। It's all about today